सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल किसान संवाद में। जो भी किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहेगी। आपका एक सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ बिहार शरीफ प्रखंड के शेखोपुर गांव में, जहां हमारे साथ चित्रकेतु जी हैं और इनका यहाँ पे बहुत बड़ा फिशरी का, कड़कनाथ का, पर्ल का और उसके साथ साथ और भी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आज चित्रकेतु जी से हम लोग जानेंगे जो भी इनका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के डिटेल्स, और वो नए किसान के लिए या जो लोग इस फार्मिंग में आना चाहते हैं उनके लिए इनके पास आगे क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं और वो क्या क्या सुविधाएं उनको दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चित्रकेतु जी से मिलवाता हूं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। आप कैसे इस फार्मिंग में आए, कैसे मोटिवेशन आपको मिला और आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? मेरा नाम हुआ चित्रकेतु प्रसाद और रहने वाले शेखोपुर गांव से हैं। इसे पढ़ाई मेरी बेंगलोर से हुई है। बेंगलोर मिलिट्री स्कूल का प्रोडक्ट है और वहीं से हमने MBA भी किया है। मेरे पिताजी शुद्ध किसान थे, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए थे और खेतीबाड़ी में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था। तो उनका स्वस्थ रहने के कारण मैं अपने गाँव पर रह के उनसे प्रभावित हुआ और खेतीबाड़ी शुरू किया। लेकिन खेती में कुछ हट के करने की मेरी इच्छा थी। ट्रेडिशनल खेती से हट के मैंने पहला फिशरी चालू किया लगभग 4 बीघा में, और अभी फिशरी के साथ साथ कड़कनाथ, पर्ल और साथ में मशरूम भी कर रहे हैं। जहाँ तक मोटिवेशन की बात है तो मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्योंकि हम बेंगलोर मिलिट्री स्कूल में थे तो वहाँ मेरा हॉबी भी था गार्डनिंग, और गार्डनिंग में मैं बहुत अच्छा किया भी था। वहाँ पे इंटर हाउस कंपटीशन में वहाँ पे होता था। वहाँ पे गार्डनिंग में हम मेरे कारण कल तो मेरे हाउस हमेशा टॉप पे रहती थी। तो ये सब कारण है जिसके कारण मेरा इंटरेस्ट है। और मैं ऐसे भी मैं नेचुरल चीज़ को बहुत पसंद करता हूँ। प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की ब्यूटी के साथ कलते रहना काफ़ी पसंद है। ये सब कारण है कि इसी कारण मैं इस लाइन में कूदा हूँ। जी, तो जैसा आपने देखा कि चित्रकेतु जी का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है। फिशरी के साथ साथ ये पर्ल, कड़कनाथ, मशरूम भी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग फिशरीज के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी मछली ये अपने पास पाल रहे हैं अभी और कितनी मात्रा में पाल रहे हैं, कितना इनका इनकम हो रहा है, क्या बजट है, वो सारी चीज़ों को कैसे फीडिंग करवाते हैं, क्या तकनीक है इनके पास फीडिंग करने का, फीड कैसे तैयार करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फिशरीज के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपके फार्मिंग में, आपके फार्म में कौन कौन सी मछलियाँ हैं, कितने तरह की मछलियाँ आप अभी रखे हुए हैं? मेरे तालाब में अभी 6 तरह की मछली है। टोटल कार्प मछली है, INC इसको बोलती हैं, अमेरिकन, रेहू, कतला, नैनी, ग्लासकर, बिकेट। तो जैसे ये पूरा दोनों तालाब मिला करके आपका पूरा कितना एरिया होता है तालाब का? 4 बीघा है। 4 बीघा। तो आप कितनी मात्रा में, जैसे अगर किसान भाई जानना चाहें तो हम लोग एक मछली को कितना स्क्वायर फीट जगह दे सकते हैं? तो डिपेंड करता है, आपको वाटर एरिया पे निर्भर करता है। जैसे मेरा वाटर एरिया है 1.25 बीघा एक तालाब का, तो उसमें कम से कम INC मछली की बात की जाए तो 20,000 से 25,000 पीस आप उसमें डाल सकते हैं। 20,000 से 25,000 पीस तक डाल सकते हैं। उसके बाद आपको फीडिंग पे निर्भर करता है। अगर फीडिंग आप बाहरी करवा रहे हैं तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन हम जो फीडिंग की बात करें तो हम अभी देसी फीडिंग पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहरी बाजार का फीडिंग बहुत महंगा पड़ता है। जो भी मार्केट में सस्ता चीज़ मिलता है उसको हम उठाते हैं। उसके साथ साथ सरसों खल्ली हो, बादाम खल्ली हो या सोयाबीन खल्ली हो, जो इसी से मिक्स करते हैं। हम लोग की तरफ लोकल अवेलेबल सरसों खल्ली रहता है, राइस ब्राउन, और सबको हम लोग फुला के सिस्टम बना दिए हैं। बकेट के माध्यम से रस्सी में लटका देते हैं और अंदर तालाब में डाल देते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जब हम लोग जीरा डालते हैं, छोटी मछली डालते हैं,
तो बहुत सारे किसान लोगों के पास ये प्रॉब्लम आता है कि उनकी मछली 2 दिन 3 दिन के बाद मरना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ ऐसा कुछ लॉजिकल रीज़न है, कोई कारण है? उसको बचाने के लिए कुछ उपाय बताइए। जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, चूँकि पिछले 4 साल से हम इस एग्रीकल्चर बिजनेस सेक्टर में हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जो बाहर का जो मछली आता है, जो कुछ इन्फेक्टेड होता है, वही 2 से 3 दिन में मरना शुरू होता है। अगर ऐसा कल मछली आप ला रहे हैं और बड़ा साइज में ला रहे हैं, तो पहले उसको ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही अपने तलाई में डालिए। और हम तो कहेंगे कि जब भी आप तलाई करते हैं तो साथ में छोटा तलाई भी जरूर रखिए, उसमें आप पहले ला के डाल दीजिए और उसके बाद अगले साल उसको अपने तालाब में ट्रांसफर कीजिए। वो आपके वातावरण, पानी, मिट्टी सबका यूज रहेगा, उसमें एक भी कैजुअलिटी नहीं होगा। जैसा कि सर ने बोला कि छोटा तालाब यूज कीजिए, तो सर के पास मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 छोटे तालाब भी हैं और 2 बड़े तालाब हैं। तो छोटे तालाब में जो जीरा आता है वो पहले उनको एडजस्ट करवाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर, मिट्टी, पानी जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होता है। उसके बाद उसको फिर बड़े तालाब में ट्रांसफ़र किया जाता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, जैसे आपने बात किया कि ट्रीटमेंट शुरू में करें, तो कैसा ट्रीटमेंट? उनको कुछ दवाइयाँ देना है या फिर किसी अलग तरीके का ट्रीटमेंट करना है? मार्केट में बहुत सारा दवाई आता है, जैसे पोटास आता है, लाल पोटास इसको बोलते हैं। उससे क्या होता है कि किसी तरह के इंजोर्ड टाइप में रहा या कुछ तरह के फंगस रहा तो खत्म हो जाएगा। उसमें पहले आप डुबो दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा उसमें छोड़ दीजिए, उसके बाद ही अपने तलाई में डालिए, या किस हिसाब से इन्फेक्टेड है उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट आपको चेंज भी हो सकता है। और सबसे बेसिक बात कि तालाब जब हम बना रहे हैं तब कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? कि जैसे हमें गोबर डालना है, कितनी मात्रा में गोबर डालना है, कितनी मात्रा में आपका चूना का खल्ली यूज करना है, ये बेसिक चीज़ें कुछ बताइए। हाँ, तो हम जब कल फिशरी चालू किए थे उस समय लगभग 15 रोज का ट्रेनिंग लिए थे जाके ककड़ा सॉल्ट लेक में, और वहाँ पे हम ये क्वेश्चन किए थे कि कैसा तालाब होना चाहिए और किस रंग का मिट्टी होना चाहिए। तो हमको सिंपल शब्दों में एक ही चीज़ बताया गया था कि जिस मिट्टी में धान गेहूँ की खेती बढ़िया होती है वो सबसे उपयुक्त तालाब के लिए होता है, लेकिन वो मिट्टी होना चाहिए केवाल, ताकि पानी कम सूखे। केवाल मिट्टी में धान गेहूँ जो बढ़िया होता है उसके लिए वो सबसे उपयुक्त होता है मिट्टी तालाब के लिए। तालाब की गहराई की बात हो तो 5 से 6 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नीचे तक पेनिट्रेट करे और जितना ज़्यादा सनलाइट उसमें जा सके, तालाब में जितना ज़्यादा सनलाइट जा सके, उसके लिए आप उत्तर से दक्षिण का लेंथ को जितना बढ़ा सकें आप तलाई का, वो ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए तलाई का। अच्छा, अब फीड पे आते हैं हम लोग कि फीड दिन में कितना देते हैं आप? डिपेंड करता है वो मछली का क्वांटिटी के हिसाब से कि आप मछली डाले हुए हैं। और हम मार्केट का फीड नहीं देते हैं, मार्केट का फीड बहुत महंगा पड़ता है। उसको देख मार्केट के फीड देने के बाद पता चलता है कि मेरा जो मछली का जो इनकम है वो बहुत सिकुड़ जाता है। और हम लोग देसी फीड ही इस्तेमाल करते हैं, जो भी मार्केट से सस्ता मिल गया। जैसे भी हम लोग को चूड़ा का कुन्नी तुन्नी बड़ी सस्ता मिल रहा है, उसी को उठाते हैं, उसके साथ सरसों खल्ली या राइस ब्राउन वगैरह मिला के उसको फीडिंग करते हैं। जैसे घर में अगर फीड बनाना तो उसका कुछ प्रोसेस बताइए कि कैसे बड़ा मात्रा में बना सकते हैं। थोड़ा नहीं, अगर हमको ज़्यादा मात्रा में फीड बनाना है तो घर में आप फीड बनाना चाहते हैं तो उसका तो पूरा प्रोसेस बना हुआ है। फ्लोटिंग फीड कल कैसे बनता है तो हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया भी गया था, लेकिन फ्लोटिंग फीड में बहुत कॉस्ट गिरता है। नहीं, फ्लोटिंग फीड नहीं, जैसे अपना सपोज ऑर्गेनिक टाइप का ही अगर देना चाहते हैं, हम लोग कॉस्ट बचाना चाहते हैं। हाँ, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि जैसे हम अभी रखे हुए भी हैं सहवाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसको हम लोग ला कर रहते हैं और हर सप्ताह पानी की क्वांटिटी के हिसाब से उसमें डालते रहते हैं, जिसके कारण उसमें डेवलप होता रहता है उसका प्लांटेन। मतलब प्लांटेन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, ग्रास वगैरह। वही आप दूसरी चीज़ क्या है कि हम डिकम्पोजर का भी इस्तेमाल रेगुलर करते हैं। डिकम्पोजर बहुत सस्ती चीज़ है जो देसी गौ के मूत्र से बना रहता है। उसको दूध में डाल के 7 दिन छोड़ दीजिए, उसमें
अलग वायरस तैयार हो जाएगा, बैक्टीरिया टाइप का कुछ बन जाता और है। उसके बाद आप रेगुलर उसको तलाई में डालिएगा तो तलाई रोगग्रस्त भी नहीं होगा, और साथ में प्लांटिन भी बहुत बढ़िया तैयार होगा, और किसी तरह का कोई बीमारी भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक यूनिक चीज़ है कि आप गौमूत्र को भी इसमें यूज कर सकते हैं डिकम्पोजर की तरह, गौमूत्र और गुड़। तो सर कितना गौमूत्र और कितना गुड़? वो आता है डिकम्पोजर का एक 20 रुपये का डब्बा आता है, कल्चर उसको बोलते हैं। उसका मात्र हालांकि एक डब्बा में आप चाहे तो 200 लीटर पानी में और 20 किलो गुड़ मिला के आप बना सकते हैं, लेकिन उतना एक बार में ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो उसके हिसाब से आप 100 लीटर अगर पानी लेते हैं तो मात्र आपको वहाँ पे 1 किलो गुड़ देना पड़ेगा, और डिकम्पोजर का थोड़ा सा एक चुटकी भर का उसमें डाल दीजिए, और उसको झाँक के 8 से 10 रोज छोड़ दीजिए। ऐसे 4 रोज में बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन 8 से 10 रोज के बाद उसको रेगुलर देना शुरू कीजिएगा तो बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, और तलाई भी फ्रेश रहेगा आपका। चलिए अब बात करते हैं हम लोग की मछली उत्पादन में कितना मुनाफा है और इससे क्या बहुत ज़्यादा इनकम किया जा सकता है। जैसे सर बात करूं कि 1 किलो मछली अगर 1 केजी मुझे तैयार करना है तो तैयार करने में कितना कॉस्ट बैठेगा शुरू से लेकर के लास्ट तक, फीडिंग वगैरह उसमें इंक्लूड, और वो सेल कितने में होगा? जहाँ तक हम महसूस किए हैं, सिंपल वे में हम बताना चाहते हैं कि जो भी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, जो भी आपका कॉस्टिंग गिरेगा, उसका जस्ट दुगना तो कम से कम आपको आराम से मिलेगा। कितने दिनों में? अब उसमें डिपेंड करता है आप किस टाइप से मछली डाल रहे हैं। अगर मछली आप कल तक कार्प मछली डाल रहे हैं तो लगभग 6 महीना में आपको निकलना शुरू हो जाता है, 4 से 6 महीना निकलना शुरू हो जाता है। तो बेसिक अगर तालाब 1 बीघे की बात किया जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है? तालाब खोदाई, जीरा सब कुछ ले करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 बीघा में कितना जाएगा? सब मिला के लगभग 3 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट जाएगा, और अगर बढ़िया से उसको कल के सही से रहा सब कुछ रह गया तो 8 से 10 लाख का इनकम होता है। मतलब 3 से 4 लाख आप इन्वेस्टमेंट करके आप 1 साल में 8 से 10 लाख तक कमाई कर सकते हैं 1 बीघे में। तो जिनके पास अगर है जमीन और वो काम करना चाहते हैं तो आप 1 बीघे में ये टारगेट कर सकते हैं। इनिशियल आप 1 बीघे से स्टार्ट कीजिए, फिर जैसे आपको मुनाफा दिखे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप एक्सटेंड कर सकते हैं जितना आपका क्षमता है। रोग वगैरह से बचाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें घाटा होता है वो रोग से होता है कि कुछ मछलियाँ मरती है तो देखा जाता है कि बहुत सारा मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए टाइम टू टाइम क्या करते हैं? कितने दिन के बाद वैक्सीनेशन होता है, दवाई लेते हैं? हम तो फिलहाल वैक्सीनेशन जहाँ तक की बात किया जाए, फिशरी में किसी तरह का कोई वैक्सीनेशन कारगर भी नहीं है और रिकमेंडेड भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन ही सबसे बढ़िया उपाय है। आप तलाई का पूरी तरह मैनेजमेंट कीजिए। आप तलाई में मछली डालने से पहले उसको बजाते हुए उसको जुताई कीजिए, उसमें चुना डालिए, उसमें गोबर मिलता है तो गोबर उसको ला के डाल दीजिए, और उसके बाद पानी छोड़िए। 1 सप्ताह के बाद कल तो उसमें खाना तैयार हो जाएगा, उसके बाद उसमें मछली डालिए। और रेगुलर आप हर सप्ताह में 10 दिन में ज़रूरत के हिसाब से चुना और गोबर आप उसको डालते रहिए, और साथ में डिकम्पोजर का इस्तेमाल कीजिएगा तो कभी किसी तरह का बीमारी नहीं आएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे है दीपनगर में, जो बिहार शरीफ ब्लॉक में पड़ता है। आसपास के एरिया से अगर किसी को भी, कोई भी किसान भाई अगर फिशरी से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहें तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सर का कांटेक्ट नंबर और एड्रेस और डिटेल सब कुछ दे दूंगा। सर जो नए लोग हैं अगर वो आपसे कांटेक्ट कर सकते, कुछ ट्रेनिंग चाहिए या कुछ मशवरा चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए क्या कुछ पेड सर्विस है या फिर फ्री सर्विस होगा? नहीं, मेरे पास अभी पेड सर्विस वाला कुछ ऐसा नहीं है। हम जो भी लोग कल इंटरेस्टेड हैं वो मिल सकते हैं, उनको हम अपने हिसाब से अपना जो भी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से हम उनको बता देंगे। और जहाँ तक कि ट्रेनिंग वाले की बात है तो फिशरी वजारत ट्रेनिंग चला रही है सब जगह पे। अभी काका नाला भी ले जा रही है ट्रेनिंग के लिए। तो आप जैसे जीरा कहाँ से लाते हैं जो आपका फिश के लिए है, वो कहाँ से लाते हैं? जीरा में हम एक्चुअली बताना चाहेंगे कि हम इसलिए कल तो प्रेफर करते हैं छोटा तालाब,
और छोटा तालाब में हम क्या करते हैं कि स्पॉन ही लेते हैं जीरा के रूप में, हेचरी से स्पॉन उठा लिए और छोटा तालाब में आप हम उसको डाल देते हैं और 1 साल के अंदर फिंगरलिंग या ईयरलिंग तक को पहुंचता है जीरा। और उसके बाद अगला साल बड़ा तालाब जिसको रेयरिंग पॉन्ड बोलते हैं उसमें हम लोग कल्चर ट्रांसफर करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका खर्चा भी कम लगता है और ग्रोथ बहुत बढ़िया मिलता है। ऐसे आप रेहू कतला या किसी भी IMC मछली की बात कीजिएगा तो 1 साल में 1 kg प्लस जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 साल उसका टाइम किल कर दिया है छोटा तालाब में, ठीक है, तो वो आपका वातावरण से भी स्ट्रांग हो गया है और अगला साल अगर कल रेयरिंग पॉन्ड में जाएगा और बढ़िया से उसको फीडिंग किया जाएगा तो मात्र 6 महीना में 1 kg जाता है सर। ये सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ होता है मछली में। तो 6 महीने में सिर्फ आधा किलो जाएगा। 1 kg प्लस 6 महीना में ही हो जाएगा। जब आप खुद तैयार कर रहे हैं फिंगरलिंग तब हाँ, 1 साल उसका टाइम वहाँ पे किल हो गया ना, तो भोजन तो उसको कल छोटा पाउंड में कम मिला, जैसे ही बड़ा पाउंड हो जाएगा तो उसको भरपेट भोजन मिलेगा तो 6 महीना में 1 kg प्लस का साइज पकड़ेगा। ऐसे रेहू कतला वगैरह का 1 kg का साइज पकड़ने में 1 साल से कम समय नहीं लगता है। 1 साल टाइम। ऐसे अभी कुछ आया है जैसे जयंती रेहू है, अमूल कार्प है, इस सब के बारे में बताया जाता है कि 6 महीना में 1 kg पकड़ लेता है, लेकिन वो अभी अवेलेबल कल तो कम है मार्केट में। मतलब इसमें रेहू में भी अलग अलग तरीके का वेराइटीज है। सर IMC के बारे में कुछ बताइए कि कैसे IMC को हम पॉन्ड में डाल सकते हैं, किस मात्रा में और किस रेशियो में। देखिए, जहाँ तक मछली डालने की बात है तो एक तालाब में 3 लेयर का मछली होना जरूरी है। जैसे रेहू मिडिल लेयर का मछली है, कतला अपर लेयर का मछली है और नैनी या अमेरिकन लोअर लेयर का मछली है। तो कतला और रेहू जो बिट्स करता है वो नैनी या अमेरिकन का खाना बन जाता है। तो उससे दोनों फायदा है कि एक तो उसको उसी से भोजन प्रोवाइड हो गया कुछ हद तक, और दूसरा आपका तालाब भी साफ रहा। और जहाँ तक मात्रा की बात है तो वो आप अपना मार्केट को देखिए, जो उस मार्केट में जितना बढ़िया जिसका रेट है उसकी मात्रा आप बढ़ा दीजिए। जैसे रेहू का रेट बढ़िया है तो रेहू का मात्रा को बढ़ा दीजिए, कतला का रेट ज़्यादा है तो कतला की मात्रा को बढ़ा दीजिए, लेकिन 3 लेयर का मछली होना उसमें ज़रूरी है। जैसे आपका कहने का मतलब कतला जो है वो फीड पर डिपेंडेंट, कतला का वेस्ट आपको रेहू प्लैंटन पे मेन जो असली फूड होता है मछली का वो होता है प्लैंटन। 2 तरह का प्लैंटन होता है, इसमें फाइटोप्लैंटन है, जू प्लैंटन है। फाइटोप्लैंटन है जो पेड़ पौधा के सड़ने पत्ती से सड़ने से बनता है, और जू प्लैंटन है जो कीड़ा मकोड़ा के मरने से बनता है। तो असली जो नेचुरल फूड होता है मछली का वो होता है प्लैंटन। बाकी जो आप एक्स्ट्रा फीडिंग करवाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए है सर। तो प्लैंटन आप तालाब में चेक करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका तालाब का पानी हरा और भूरा रंग के रहे और आपका 1 बित्ता के बाद आपको कुछ नजर ना आया तालाब में, तो समझिए प्लैंटन आपका बहुत बढ़िया तैयार है। और अगर प्लांटेन सपोज बनाना हो तो उसके लिए क्या करें हम? प्लांटेन आपको बनाना है तो उसके लिए आप गोबर डालिए। गोबर डालिए। कितनी मात्रा में? डिपेंड करेगा आप कितना बड़ा तालाब है। जैसे 1 बीघा का तालाब है तो आप 1 महीना में 1 गाड़ी गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप पाट में भी दे सकते हैं और अगर उसको प्लांटेन और बढ़िया करना चाहते हैं तो उस गोबर को थोड़ा सा सड़ा के उसमें अमोनियम डालिए, उसमें चूना डालिए और उसको 8 से 10 रोज सड़ाइए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दीजिए और बढ़िया प्लांटेन तैयार होगा। सर आपके अकॉर्डिंग फिशरी में या मछली पालन में क्या क्या रिस्क फैक्टर है? मेरे हिसाब से 3 चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर 3 चीज़ सही है तो फिशरी हर हालत में प्रॉफिटेबल रहेगा। पहला, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी उसको हमेशा मिलना चाहिए क्योंकि पानी मछली बिना पानी का रह नहीं सकता है। दूसरी चीज़ है पानी का बहाव भी नहीं होना चाहिए, बाढ़ वगैरह से भी। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी तरह का कोई जहर वगैरह ना डाल दे। अगर ये तीनों चीज़ से बच गए तो हर हालत में फिशरी बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करूँगा कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए आप अपने तालाब में कैसे मेंटेन करते हैं ऑक्सीजन लेवल? तो वही हर सप्ताह या 15 दिन में चूना वगैरह डालते रहिए। और कैसे पता करें कि ऑक्सीजन कम हो रहा है तालाब में?
नहीं, वो तो नहीं पता चलेगा। ऑक्सीजन का तभी पता चलेगा जब आपका मछली जो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। मतलब ऊपर आकर के सांस लेना स्टार्ट हाँ, ऊपर मुंह अपना मुंह करेगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो गया। उस स्थिति में आप उसको पानी चला दीजिए या चूना मार दीजिए। चूना फुला के मारना होगा। चूना डालिए या फिर हाँ, पानी चला मार्केट में सकते हैं। ऑक्सीजन का टैबलेट भी अगर भी आता है, ज्यादा बल्क में आप मछली डाले हुए हैं तो टैबलेट भी रख सकते हैं प्रिकॉशन मेजर के रूप में। आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, और जिनको भी कांटेक्ट करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और जो भी नए किसान भाई हैं, अगर आपको स्कोप दिखाई दे रहा है, वैसे तो जैसे सर के अकॉर्डिंग फिशरी में बहुत ज़्यादा स्कोप है मछली पालन में, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे प्लीज़ आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका। आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। अगली बार हम सर से बात करेंगे कड़कनाथ के बारे में भी और पर्ल के बारे में भी, क्योंकि सर के पास कड़कनाथ, पर्ल और मशरूम ये सब का भी प्रोजेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कड़कनाथ, पर्ल और मशरूम की बात करेंगे।